नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत। जैसा आप जानते हैं कि आपसे थोड़ी देर लाइव होता हूं और लाइव के साथ आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देश के मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लोगों के अधिकार की बात करूंगा, संविधान की बात करूंगा, किसान की बात करूंगा, देश की बात करूंगा और आपसे थोड़ी से कुछ 2-4 बिंदुओं पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा फेसबुक के माध्यम से। आप देखिए, इस समय जो भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा स्टेप चल रहा है। इसे आप एक स्टेप मान के चलिए कि ये जो किसानों का जो विरोध चल रहा है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक, और ये पूरे देश में जो एक किसानों का ये जो काम हो रहा है, किसानों का ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये दर्शाता है कि भारत का अब एक बहुत बड़ा सेक्टर। देखिए, मैं थोड़ी सी बात शांति से इसलिए किसानों से करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप चल रहा है। अब उस स्टेप की जानकारी देने वाला व्यक्ति जो है वो इस देश के कृषि मंत्री जी हैं। अब आप देखिए, उनके गृह प्रदेश में ही खुद मध्य प्रदेश की आप देखिए कि इस समय मूंग का जो पूरा किसान है, जिससे ये कह दिया गया है कि एमएसपी पर सिर्फ 25% मूंग खरीदी जाएगी। इसका मतलब है कि किसान की एमएसपी पर लिमिट लगाने की तैयारी है। आप सोचिए कि आप खुद याद कीजिए कि इस सरकार के आने के बाद जो सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ 2014 के बाद, जैसा मैं अभी किसानों के सारे कार्यक्रमों को मैं अटेंड कर रहा था, उसमें मैंने उदयपुरा का कार्यक्रम अटेंड किया, बाड़ी का कार्यक्रम, रायसेन जिले में मैंने 3 कार्यक्रम अटेंड किए। सौभाग्य की बात है कि मुझे उन तीनों कार्यक्रमों में ऐसे व्यक्ति मिल गए कि उन्होंने मुझे मंच से अपनी बात रखने का एक मौका दिया। उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, चाहे वो बाड़ी के कार्यक्रम के संचालक हों या कार्यक्रम करने वाले हों। तो मैंने किसानों से जो संवाद किया, मैंने उन्हें सटीक बात बताने की दोस्तों कोशिश की। क्योंकि आप देखिए कि सरकार के ही आंकड़े के हिसाब से इस देश में जो है वो 14 करोड़ किसान परिवार हैं। तो मतलब 14 करोड़ किसान जब परिवार हम कहते हैं तो आप सोचेंगे कि एक परिवार को अगर 8 सदस्यों से भी आप मल्टीप्लाई करोगे कि उसकी संख्या अगर हमें निकालना है, तो अगर हम 8 या 9 सदस्यों से, जिसमें उसके 2 बच्चे और बच्चों के 2 बच्चे, मतलब इस तरीके से का जो परिवार रहता है, दादा बड़ा संयुक्त परिवार, कम से कम 8 से 9 या 10 ही से आप गुणा करेंगे तो वो आंकड़ा जो है वो बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा है दोस्तों। वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला आंकड़ा है। और वो आंकड़ा ये है कि आप देखिए कि इस देश की 100 करोड़ आबादी, इस देश को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है ये बात क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो है वो इस देश के किसान का है। ये इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप देखिए कि वो 14 करोड़ किसान परिवार, मतलब कि 100 करोड़ की आबादी के सेक्टर को, आप ये जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील में क्या कहा गया है, ये इम्पॉर्टेंट बात है किसान भाइयों। मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट ऐसे है कि आप देखिए कि आपकी जो एमएसपी है, मतलब कि अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है कि एक तरफ सरकार जो है वो अमेरिका से एक ट्रेड समझौता करती है और उस ट्रेड समझौता में ये कहा गया है कि भारत जो है मतलब कि 5 साल में 45 लाख करोड़ का माल जो है वो अमेरिका से आयात कराएगा, खरीदेगा। मतलब कि एक वर्ष में लगभग 9 लाख करोड़ का माल जो है वो अमेरिका से अब हमें चीज़ें खरीदना है, 9 लाख करोड़ की कीमत की। उसमें सबसे बड़ा चौंका देने वाला सेक्टर यही है कि मतलब उसमें जो कृषि बाज़ारों को खोल दिया गया है। कृषि बाज़ारों को खोलने से किसान को जो एमएसपी उसकी बाज़ारों में नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अमेरिका का जो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर व्यवस्था ऐसी है कि उसमें 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एकड़ के फार्म हाउसेज हैं अमेरिका के किसान के पास। मतलब कि वहाँ पर सारी जो खेती है वो मैकेनाइज है। मतलब कि वहाँ की सरकार उसको
वहाँ के किसान को 90% या जो मशीनों की या डीजल की या फर्टिलाइज़र की, ये सारी लागत को वो 90% सब्सिडाइज कर देती है वहाँ की सरकार। तो उनको जो उत्पादन पड़ता है, नेटवर्क जा रहा है, देखिए उनको जो उत्पादन पड़ता है वो बहुत कम कीमत में पड़ता है, क्योंकि उनकी लागत का जो है वो 90% जो है वो सब्सिडाइज कर देती है वहाँ की सरकार। तो ये एक बहुत ही घातक कदम है इस ट्रेड डील में। मेरे हिसाब से इस पर जो व्यापक रूप से चर्चा होना चाहिए थी, वो चर्चा हो नहीं रही है। जो बिंदुओं पर चर्चा होना चाहिए थी, देखिए मध्य प्रदेश का किसान अलग कारणों से आंदोलित है कि उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, लेकिन यहीं दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश से लगे हुए गुजरात की तरफ जब आप इसी समय में देखेंगे तो गुजरात में 5 लाख किसान जो हैं वो अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया में वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है। आपके घर जो टेलीविज़न चल रहा है वहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है कि 5 लाख किसान गुजरात का जो है। अब उसका कारण दूसरा है, उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो ज़मीनें ली गई हैं उनको किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और उनकी ज़मीनों को ले लिया गया कंपनियों के द्वारा, और अब उन ज़मीनों से उनको भगाया जा रहा है। तो आप देखिए कि इस क्रिया में जो क्रिया हो रही है उसमें ज़मीनों को पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। तो वहाँ पर सीधी लड़ाई अधिग्रहण की है कि ज़मीन अधिग्रहण से जो किसान को नुकसान हो रहा है कि उसको बाजार मूल्य से ना मुआवजा मिल रहा है ना उसके विस्थापन की कोई नीति तैयार की गई है, और किसान को विस्थापित करने की जो तैयारी, वहाँ पर 5 लाख किसान। आप सोचिए कि मतलब मैंने वहाँ के जो वीडियोस देखे उसमें मैंने जब किसानों की चर्चाएं सुनी, जो संगठन काम कर रहे हैं वो किसान इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो पूरे अधिकार की बात कर रहे हैं उनके, कि उनको जो एक्ट में जो भूमि स्वामी होने का अधिकार दिया गया है उस अधिकार का हनन हो रहा है, यही गुजरात। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश में एक दूसरा प्रयोग है किसानों के साथ मध्य प्रदेश में एमएसपी खत्म करने की टेस्टिंग की जा रही है कि एमएसपी की जो लिमिट है उस पर लिमिटें लगाई जा रही हैं। जैसे एमएसपी पर जिन फसलों को सरकार खरीदती है उनमें मूंग है, उनमें सोनम चावल है, गेहूं है, चना है। अब इनकी खरीदी इनकी खरीदी की जो एमएसपी की व्यवस्था है, जिसके लिए सरकार बाध्य है कि 100% एमएसपी वो किसान की खरीदेगी। अब वो सरकार खरीदेगी और नहीं खरीद सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्या गला, ये जो मौसम हो रहा है तो गला खराब हो रहा है इस मौसम में तो उसे एमएसपी नहीं मिल रही है। तो किसान को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई कि सरकार अगर नहीं खरीदेगी 100% तो उसका जो 70% जो माल बचा हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में मूंग पर कहा जा रहा है कि 25% खरीदी जाएगी, तो 25% के बाद जो 75% का हिस्सा बनता है वो कहाँ जाएगा? वो निश्चित है कि प्राइवेट बाजार में जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स को उसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या पूरा देश हो, इस समय आप देखिए हर जगह खुले बाजार में जहाँ प्राइवेट मार्केट है वहाँ किसान के प्रोडक्ट की कीमत कम है। आप इस तरीके से समझिए इसको कि किसान का जो बाजार है उस बाजार में जो सरकार से हटके है उसमें जो सरकार एमएसपी दे रही है उससे कम रेट में जा रहा है। इसका मतलब है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो सरकार से कम रेट में किसान का सारा माल उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ फिर आप थोड़े से इसका मैनेजमेंट पे आप जाएंगे तो आप देखिए कि अभी इसी कपास के सत्र की मैं बात करता हूँ, मध्य प्रदेश गृह राज्य कृषि मंत्री के प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तो आप चौंक जाएंगे कि इस वर्ष जो है वो कपास पर जो कपास आयात किया गया हमारे देश में वो 0 आयात शुल्क पर किया गया। तो सवाल ये है कि जब भारत का किसान बांग्लादेश जैसे देशों की इंडस्ट्री को, जिसका सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है, जिसको सबसे ज़्यादा कपास की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी आपूर्ति का 60% प्लस में किसान दे रहा था भारत का, तो फिर आप बताइए कि सरकार से ये प्रश्न नहीं बनता है कि
आयात शुल्क जीरो क्यों किया गया? अब आप देखिए, वहां से आयात शुल्क जीरो कर दिया गया। यहाँ कपास को एमएसपी पर खरीदने की कोई व्यवस्था न होने के कारण आप देखिए कि इस देश के कपास का किसान जो है वो आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हुआ कि उसका लोन बाउंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उसकी कीमत नहीं मिली, और जब कीमत नहीं मिली तो उसके क्रेडिट कार्ड जमा नहीं हुए, और जब क्रेडिट कार्ड जमा नहीं हुए तो आप सोचिए कि कई किसान जो हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए किसानों को कि ये जो आयात निर्यात नीति में जो शुल्क लगाया जा रहा है, क्या उसमें किसानों की कोई भूमिका है? देखिए, मैं सिस्टम से सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिस्टम से है कि ये जो कृषि मंत्रालय चल रहा है और जो भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई व्यापारिक व्यवस्था है, उसके जो निर्णय है क्या वो किसान की सहमति से लिए जा रहे हैं? तो मेरी तो एज अ किसान, मैं खुद एक किसान हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरी तो ये मांग है। और जो लोग आज विपक्ष में हैं और विपक्ष में जो विरोध कर रहे हैं, मेरी उनसे भी ये मांग है कि आपको अगर सरकार चुनेगी, अगर जनता आपको चुनेगी, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे? आप कुछ देखिए, ये जो सारा बखेड़ा चल रहा है, ये चल ही भूमि के लिए रहा है। आपको थोड़े से और पीछे ले जाऊंगा, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी शेयर करूंगा, अगर आपको लगे कि उन तथ्यों को जानना जरूरी है तो आप जान सकते हैं उन तथ्यों को। आप थोड़ा सा भट्टा परसोल सर्च कीजिए। आप जैसे ही भट्टा परसोल सर्च करेंगे और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून जो किसान के हक में अधिकार में मनमोहन सिंह की सरकार ने पारित कराया, तब से ही तो सारा खेल चल रहा है कि किसान की जमीन की ही तो लड़ाई है। आप सोचिए, जो परिवर्तन हुआ है और उस सरकार को जो पुरस्कार दिया गया है मनमोहन सिंह की सरकार को, वो पुरस्कार इसी बात का तो मिला है कि उन्होंने किसान को मजबूत किया इस देश में उनके कार्यकाल में। अब आप कहेंगे कैसे? आप पार्टी की बात कर, नहीं, मैं नीति की बात कर रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ तो नीति की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप 2013 भट्टा परसोल का जो भूमि अधिग्रहण संशोधित एक्ट जब आप पढ़ेंगे उसको सोशल मीडिया पर, फिर उसके बाद आप आएँ और फिर आप इस बात को बताएं कि मनमोहन सिंह ने क्या ऐतिहासिक काम नहीं किया था। मनमोहन सिंह ने अगर उस एक्ट में ये कहा था कि 70% किसानों के एफिडेविट होंगे अगर किसानों की जमीन ली जाएगी तो सहमति के, अगर 69 भी हुए तो ना सरकार ना पूंजीपति कोई किसान की जमीन नहीं ले सकता है। मनमोहन सिंह ने उसमें डाला कि बाजार मूल्य से 4 गुना। किसानों की जो शिकायत थी कि हमें बाजी मुआवजा नहीं दिया जाता, तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने उसमें संशोधित करके उसको बाजार से कनेक्ट किया उस समय उस कानून में कि बाजार मूल्य से 2 गुना शहरों में और बाजार मूल्य से 4 गुना गाँव में जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, तभी किसान की भूमि को कोई सरकार प्राइवेट या सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत कर सकती है। जैसे ही ये मनमोहन सिंह ने किया, उसके बाद 2013 के बाद का ही तो ये सारा चित्र हम देख पा रहे हैं कि बाजारवाद हावी हो गया। क्यों? क्योंकि किसान की भूमि जब महंगी हुई और उस सरकार के खिलाफ आप देखिए कि कितने जंतर मंतर। आज अन्ना हजारे से मेरा प्रश्न है, लाइव हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्ना हजारे जी से मेरा प्रश्न है कि आप किसान के लिए अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसान के लिए अनशन कीजिए, आप कीजिए कि ये ट्रेड डील वापस ले ये सरकार, कृषि बाजारों को बंद करे ये सरकार। ये जो अमेरिका की ट्रेड डील पर जो एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो गया है कि अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट जो हैं वो भारत के बाजारों में उतारे जाएंगे, तो आप कीजिए। रामदेव बाबा जी से मैं कहना चाहता हूँ, बाबा जी आइए दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप बैठिए अनशन पर और इस देश के किसान को बचाइए, 100 करोड़ लोगों को बचाइए। जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं, आप देखिए कितनी विचित्र बात हो रही है इस देश में इस समय इस ट्रेड डील के चलते हुए। आपने भागीदारी की बात की, तो आप देखिए किसान की कहाँ है भागीदारी। बैंकों का जो सारा सिस्टम है, पैसे वितरण करने का जो सिस्टम लागू किया गया था देश में, मैं उस सिस्टम से भी मेरा सवाल है कि किसान को कितना पैसा दिया बैंक ने। बैंकों से और वित्त मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वो इस आंकड़े को जारी करें कि बैंकों ने कितना कर्ज किसको दिया, किसानों को कितना दिया भारत में टोटल कर्ज, और बैंकों ने पूंजीपतियों को कितना दिया।
बैंकों से कर्ज, और किसानों की संख्या इस देश में कितनी है और पूंजीपतियों की कितनी है, और वो देश के बैंकों का कितने प्रतिशत धन रखे हैं। आप देखिए कि मतलब कैसे मजाक हो रहा है। आप देखिए कि हमारा किसान 5-5 लाख के लोन के चलते हुए आत्महत्याएं करता है। दोस्तों, मैं इस समय किसानों के कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूं, तो जब मुझे कहीं कोई ऐसा किसान दिखाई देता है, जैसा परिवार दिखाई देता है कि उसके घर में कर्ज के चलते हुए उसके पिता ने और उसके भाई ने किसान के रूप में जब आत्महत्या की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत इस सिस्टम से मुझे प्रश्न करने को मेरी आत्मा कहती है कि इस सिस्टम से प्रश्न करना चाहिए। वित्त का पूरा सिस्टम बताए कि उसने किसान को कुल कितना कर्ज दिया है और पूंजीपतियों को कितना कर्ज दिया है। आप देखिए 5-5 लाख। आपने कभी सुना? आपसे मेरा प्रश्न है, जो भी मेरी फेसबुक पर मेरे वीडियो देखते हैं या कमेंट्स करते हैं, मेरा उनसे आग्रह है आप इस प्रश्न को पूछिए और आप मुझे ये बताइए, क्या इस देश में जिन लोगों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए, उनकी लिस्ट घोषित कीजिए जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर इस देश से बाहर चले गए। आप देखिए मेहुल चौकसी, आप देखिए विजय माल्या, आप देखिए नीरव मोदी, मतलब कि इतना पैसा लेकर चले गए कि 3 राज्यों के किसानों का कर्ज पूर्ण रूप से माफ किया जा सकता था, उनकी बहियों को बंधन मुक्त कर दिया जाता। लेकिन आपने देखा कि किसी भी भगोड़े ने, जो इस देश के भगोड़े जो पैसा लेकर गए हैं, क्या किसी ने फांसी का फंदा चूमा? क्या कोई फांसी पर झूला? क्या नीरव मोदी झूला? क्या विजय माल्या झूला? क्या ललित मोदी झूला? कोई नहीं झूला। क्यों? क्योंकि फांसी के फंदे पर वो आदमी झूलेगा जो इस मातृभूमि से प्रेम करेगा। उसकी जब मातृभूमि को वो कर्ज में जाते हुए देखता है, और बैंकें, आप देखिए बैंकों का न्याय देखिए कि किसान को भूमि पर कोई कर्ज नहीं दिया बैंक ने। मैं एडवोकेट हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इन बैंक के सारे लोगों को, और सारे लोगों से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपने मेरी भूमि पर कब कर्ज दिया। जो आप मेरी भूमि को नीलाम करने के लिए आ जाते हो, आपने बैंकों ने कहाँ दिया? आपको जो क्रेडिट कार्ड दिया, आप गलतफहमी में हैं। आपको जो क्रेडिट कार्ड दिया गया है उस क्रेडिट कार्ड पर जो असेसमेंट है वो फसलों का असेसमेंट है। वो पटवारी की रिपोर्ट से तय होता है कि 5 लाख की लिमिट तय करना है, कितने % ब्याज पर। वो आपकी फसल पे लोन है, और फसल का लोन अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो आप सोचिए कि आपकी भूमि को जब बेचा जाता है तो किसान आत्महत्या करता है। किसान इसलिए आत्महत्या करता है दोस्तों, क्योंकि वो इस मातृभूमि से प्यार करता है। इस मातृभूमि से प्यार करता है। वो अंग्रेजों से लड़ा इतिहास में, जब हम किसान का इतिहास पढ़ते हैं। इसीलिए मैं हर सभा में इस बात को कहता था कि इस संघर्ष में हमारी पहचान न हिंदू होना चाहिए, न मुसलमान होना चाहिए, हमारी पहचान सिर्फ किसान होना चाहिए। क्योंकि अब ये जो पूरा संघर्ष हमें स्ट्रेट डील के खिलाफ दिखाई देगा, कहीं MSP का दिखाई देगा, कहीं अधिग्रहण में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि किसान को हर जगह से अब नुकसान होने वाला है। नहीं तो आप बताइए कि कृषि मंत्री जी बताएं, वो खुल के चर्चा करें। मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। भारत के देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी से ट्रेड डील पर, अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, वो किसानों को बुलाएं, मुझसे ना करें, किसानों से बुलाएं। एक तरफ आप खड़े हो जाइए और एक तरफ हम खड़े हो जाएं। बस भावना सिर्फ किसान को बचाने की होना चाहिए। भावना इस इंडेक्स पर हम बहस करेंगे। आप देखिए कि जब सस्ते प्रोडक्ट, सस्ता मक्का आएगा, सस्ता गेहूं आएगा, सस्ता दूध से बने हुए प्रोडक्ट आएंगे, तो हमारे भारत के बाजार कहाँ जाएंगे? किसानों के बाजार कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ सरकारें समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर एक लिमिट को जारी कर रही हैं। इससे किसान का क्या फायदा? शिवराज सिंह जी बताएं कि अब जो मूंग जो है, बाकी का 70-75% उनके गृह राज्य में जो प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे, तो किसान का नुकसान है या फायदा है? वो बताएं। देखिए, वो एक बहुत मैच्योर, मैं उनको मानता हूँ, शिवराज सिंह जी को मैं मानता हूँ कि वो एक कृषि प्रधान स्टेट के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और मुझे ये अच्छी तरीके से, देखिए, वो बोल पाए ना बोल पाए, ये उनकी कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन शिवराज सिंह जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि किसान को बहुत आने वाले समय में बहुत कष्ट होने वाला है, और किसान को आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है। नहीं तो वो बताएं फायदे क्या हैं इससे? भारतीय किसानों के बाजारों को मिटा देने से और MSP पर लिमिट लगा देने से किसान को कहाँ फायदा है? वो इस बात पर भी डिबेट कर सकते हैं।
तो लेकिन मेरी उनसे ये रिस्पेक्टफुली मेरी प्रार्थना है कि वो इन बिंदुओं पर बोलें और स्ट्रेट डील के फ़ायदे बताएं या तो, और अगर फ़ायदे नहीं बता सकते तो किसानों के साथ खड़े हो जाएं क्योंकि इन किसानों ने दोस्तों माननीय कृषि मंत्री जी आपको इस प्रदेश का, आपके गृह प्रदेश का 15 साल आपको पलकों पर बिठाला। तो आज किसान आपसे, देखिए किसान ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया, आप 15 साल लगातार इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब आप खोने की, मतलब खोना क्या है, जो कुछ भी दिया है सब इनका ही दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के 15 साल अगर आप चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो आप बताइए कि राजनीतिक कद आपका कहाँ होता। लेकिन इस प्रदेश के जो किसान, जो एग्रीकल्चर स्टेट है, इस स्टेट के किसानों की बात आप कीजिए, आप खुल के अपनी कैबिनेट की बातें कीजिए, कैबिनेट लगाइए, आप किसानों के बीच में आइए। हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इन मुद्दों पर, जैसे MSP की गारंटी का कानून बनाना है और स्ट्रेट डील को वापस लेना है, या फिर इसके फ़ायदे बताएं कि आपकी मार्केट ख़त्म करने से क्या फ़ायदा है, तो इस तरीके से जो आप आगे बढ़िए। तो ऐसा ही अब मैं दोस्तों अब देख पा रहा हूँ कि स्ट्रेट डील का जो असर है वो काफ़ी हद तक जो है अब हमें दिखाई देगा भारत देश की सारी अर्थव्यवस्था पर। क्योंकि ये 14 करोड़ परिवार, मतलब 100 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित होने वाली है। तो इससे निश्चित है कि इन मार्केटों को ख़त्म करने से एक नया संघर्ष हमें दिखाई देगा, अधिकारों का संघर्ष जिसे हम कहते हैं, जो मैं वकील हूँ, कि अब किसान अपने अधिकार के लिए लड़ेगा और अधिकार को पाने की लड़ाई, संघर्ष उसका जारी है। जो चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। क्योंकि आप देखिए कि जंगलों से आदिवासियों को भगाया जा रहा है, खेतों से किसानों को भगाया जा रहा है, विद्यालयों में पेपर लीक करके जवानों को भगाया जा रहा है, बेरोजगारों को भगाया जा रहा है। और आप देखिए कहाँ कहाँ चोरी हो रही है, बैंकों से चोरी। मैंने बताया कि बैंक में बताएं कि मान के चलिए कितना पैसा किसान को दिया और कितना पैसा पूंजीपतियों को दिया, तो बैंकों से चोरी हो रही है, मंदिरों से चोरी हो रही है, लोगों का रोजगार चोरी हो रहा है। तो ये सारी चोरी। और आप देखिए कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी का एक कैंपेन चलाया, तो वोट चोरी हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, इससे एक संघर्ष जरूर निकल के आएगा। अब उसमें मैं मानता हूं कि एक नेता राहुल गांधी जी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसान पर जो है वो खुल के बात करें। वो राहुल गांधी जी ये बिल्कुल खुल के कहें किसानों से कि वो MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे और स्ट्रेट डील को वापस करेंगे। स्ट्रेट डील, इस समझौते में जिसमें कृषि में बाजारों को जोड़ा गया है, इन्हें ख़त्म करें। उन्हें भी स्पष्ट, और उन्हें वो पहले भी कहते थे कि किसान का भी कर्ज माफ़ होना चाहिए, तो किसानों को कर्ज मुक्ति दी जाए और बैंकों के इस असेसमेंट को जनता के सामने रखा जाए कि मान चलो कितना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को दिया और कितना पैसा किसानों को दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2-3 सेक्टर राष्ट्रीयकरण में भी चाहिए, कि मतलब राहुल गांधी जी को एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि आप देखिए मेरा प्रश्न राहुल गांधी जी से भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी मुझे एक डायनेमिक लीडर लगते हैं, और अगर उनका कमिटमेंट ऐसा हो जाए तो मैं मानता हूं कि ये काम कोई कठिन काम नहीं है। जो मैं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करता हूं, तो राहुल गांधी जी जो कैंपेन चला रहे थे, अभी वो जो कैंपेन उनका बढ़िया एक कार्यक्रम हुआ था जिसको कहा था कि ये स्टूडेंट्स का कार्यक्रम है, तो उस स्टूडेंट्स के कार्यक्रम में मैं कहूँगा कि अगली कड़ी में वो आएँ और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर बात करें। मैं सुनना चाहता हूं उन्हें कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर राहुल गांधी जी की क्या राय है, क्योंकि ये लड़ाई ओरिजिनल है दोस्तों। ये कोई मनमोहन सिंह के खिलाफ जो नकली आंदोलन करके और उस सरकार को, उस अधिकार देने वाली सरकार को, सूचना का अधिकार देने वाली सरकार को, भूमि अधिग्रहण में किसान को अधिकार देने वाली सरकार के खिलाफ अगर कोई काम हुआ है, तो निश्चित रूप से कि अधिकारों का ही सारा खेल है। तो ये अधिकारों की लड़ाई है, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान की लड़ाई है। तो राहुल गांधी जी को 2-3 सेक्टरों में ये चीज़ कहना होगी
क्योंकि देखिए अब आप देखिए सब कुछ प्राइवेट कंपनियों में चला गया। रोड्स, एयरपोर्ट्स, सारा PWD का जो विभाग होता था सब टोटल, उसके बाद आपके एयरपोर्ट्स हो गए, आपके पोर्ट्स हो गए, आपका टेलीकॉम सेक्टर पूरा प्राइवेट है, धन। तो एजुकेशन सिस्टम भी लगभग प्राइवेट ही है। 80% एजुकेशन सिस्टम जो है लगभग हिंदी पट्टी के वो सारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेटीकरण हो गया है 80% तक। तो ये राहुल गांधी जी को 2-3 सेक्टर, एक तो मैं उनसे कहूँगा कि ये जो उनके पिता ने जो काम किया हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कार्यकाल में जो एक ऐतिहासिक काम हुए थे, पंचायती राज का काम हुआ था, टेलीकॉम सेक्टर की स्थापना का काम हुआ था, कंप्यूटर क्रांति जिसे हम कहते हैं, वो कंप्यूटर क्रांति जो है उसका राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट करना होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में BSNL को जीवित किया जाएगा अगर वो सत्ता में आएंगे। तो टेलीकॉम सेक्टर के राष्ट्रीयकरण की बात करें वो, और एजुकेशन सिस्टम के तो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण की बात होगी। तो अभी राहुल गांधी जी जो कैंपेन चला रहे हैं अभी उसमें बहुत कुछ आना उनकी तरफ से बाकी है, ऐसा मैं मानता हूं कि मेरे हिसाब से लगता है वो बड़े लीडर हैं, हालांकि वो सब समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका ये कमिटमेंट आना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को हम राष्ट्रीयकरण करेंगे और टेलीकॉम सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर का इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश के लोगों का डेटा जो है वो सेफ़ नहीं है। आप देखिए हमारा सारा डेटा जो है जिससे हम कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पर चला रहे हैं, ये सारा डेटा हमारा जो है वो सार्वजनिक है, और लोग इसके AI का इस्तेमाल करके अन्य देशों में इस डाटा का मिसयूज हो रहा है। तो हमारे देश के डाटा को सेव करने के लिए राहुल गांधी जी से मेरी ये मांग है कि आप टेलीकॉम सेक्टर को भी प्राइवेटीकरण के हाथों से लेंगे और BSNL को खड़ा करके उसके राष्ट्रीयकरण की बात करें, और एजुकेशन सिस्टम के राष्ट्रीयकरण की भी बात आएगी। तो अभी दोस्तों संघर्ष देखने को मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। तो ये जो थोड़े से कंपनी बात के जो नोट्स होते हैं उन पर मैं आपसे बात करता हूँ, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन अंत में फिर कहूँगा कि ये जो ट्रेड डील है इसके और भी अभी आपको इसके दुष्परिणाम जो हैं वो आने वाले समय में किसानों के सामने और आएंगे, और किसान इसका सामना कैसे करता है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।